इमेजिन कीजिए कि आप ना एक बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं और आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और जमीन भी लगातार कांप रही है। बिल्कुल, जमीन कांप रही है और चारों तरफ से लोग आप पर पत्थर भी फेंक रहे हैं। मतलब प्राचीन काल में ना किसी साम्राज्य का निर्माण कुछ ऐसा ही होता था। सब कुछ बहुत अनिश्चित और धुंधला सा। तो पॉइंट टू लर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम इसी धुंधले परिदृश्य को डिकोड करेंगे। हाँ, क्योंकि हम आज जब इतिहास पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि सब कुछ एक साफ और सीधी लाइन में हुआ होगा। लेकिन असल में ये कूटनीति और भूगोल का एक बहुत ही जटिल खेल था। एग्जैक्टली और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन सिर्फ राजाओं की लिस्ट रटना नहीं है। हमारे पास जो रिसर्च पेपर्स और पुरातात्विक रिपोर्टों का जो स्टैक है ना, हम उसके जरिए ये समझेंगे कि कैसे मगध जैसा एक छोटा सा क्षेत्रीय राज्य प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। और मजे की बात यह है कि इसी मगध ने उस ब्लूप्रिंट को तैयार किया जिस पर आज भी हमारा मॉडर्न सिस्टम कहीं ना कहीं टिका हुआ है। ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए सोर्सेस के इस स्टैक के पहले पन्ने से शुरू करते हैं। जब हम मगध के उदय की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला फैक्टर कोई राजा नहीं बल्कि उसका भूगोल निकल कर आता है। हाँ, नदियाँ, उपजाऊ जमीन और सबसे अहम लोहा। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मगध ने सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लॉटरी जीत ली थी? मतलब क्या कोई भी उस जगह पर होता तो इतना बड़ा साम्राज्य बना लेता, या इसके पीछे कोई गहरी साइंस थी? देखिए, लॉटरी तो थी, लेकिन उस लॉटरी को कैश करना एक अलग कला होती है। अगर हम मगध के भौगोलिक स्थिति को सोर्सेस से समझें तो ये किसी अभेद्य किले से कम नहीं था। उनकी जो राजधानी थी ना, पाटलिपुत्र, उसको ऐतिहासिक ग्रंथों में जलदुर्ग कहा गया है। जलदुर्ग मतलब पानी का किला? हाँ, क्योंकि ये गंगा, सोन और गंडक नदियों से घिरी हुई थी। अच्छा, तो ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थीं, बल्कि एक तरह से नेचुरल मोट या सुरक्षा खाई का काम कर रही थी, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और साथ ही ये नदियां उस समय के सुपर हाईवे थीं। मतलब व्यापार और सेना के मूवमेंट के लिए ना जल मार्ग सबसे तेज तरीका था। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर नदियां नहीं थी, वो था छोटा नागपुर की लौह खदानें। ओ, लोहे का भंडार। लेकिन एक धातु ने पूरा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया? इस मैकेनिज्म को ऐसे समझिए कि लोहे ने ना मगध को एक दो-धारी तलवार दे दी थी। पहला फायदा था मजबूत कुल्हाड़ियां। उस समय मध्य गंगा के मैदानों में बहुत घने जंगल हुआ करते थे। हाँ, और तांबे या कांसे से तो उन्हें काटना नामुमकिन ही रहा होगा। एग्जैक्टली। लोहे की कुल्हाड़ियों ने बहुत तेजी से जंगल साफ किए और वहां उपजाऊ कृषि भूमि बना दी। और जब खेती बढ़ी तो एग्रीकल्चरल सरप्लस यानी अनाज का भारी भंडार पैदा हुआ। अब मुझे लॉजिक समझ आ रहा है ना? मतलब अगर आपके पास इतना अनाज है कि आपको रोज शिकार नहीं करना पड़ रहा, तो आप एक ऐसी आबादी को पाल सकते हैं जिसका काम सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना हो। बिल्कुल। इसीलिए सरप्लस अनाज ने लाखों की स्टैंडिंग आर्मी यानी एक स्थायी सेना का भरण पोषण संभव किया। और लोहे का दूसरा फायदा था उनके घातक और उन्नत हथियार जो बाकियों के पास नहीं थे। और सोर्सेज बताते हैं कि पूर्वी जंगलों से हाथियों की भी एक अनवरत सप्लाई थी उनके पास। हाँ, हाथियों का रोल तो इतना अहम है कि उस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल, उस पर आएंगे, लेकिन पहले लीडरशिप की बात कर लेते हैं। भूगोल ने एक शानदार स्टेज तो बना दिया, लेकिन शो चलाने के लिए तो रणनीतिकारों की जरूरत थी ना। सोल्सेस में 544 ईसा पूर्व से शुरू होने वाले हर्यक वंश के बिंबिसार का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, बिंबिसार की नीतियां ना किसी मॉडर्न डे कॉर्पोरेट रणनीतिकार जैसी थीं। उसने सिर्फ तलवार के दम पर राज्य का विस्तार नहीं किया, बल्कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस यानी वैवाहिक गठबंधनों का एक मास्टर प्लान तैयार किया। इसे अगर हम आज के कॉर्पोरेट मर्जर और एक्विजिशन से कंपेयर करें तो ये कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बिना एक भी शेयर खरीदे या बिना लड़े दूसरी कंपनियों को टेक ओवर कर ले। बिंबिसार ने 3 प्रमुख शादियां की। पहली शादी कौशल की कौशल देवी से की और इस विवाह में मगध को काशी का क्षेत्र दहेज में मिल गया। अरे वाह, काशी तो उस समय एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल, काशी एक ऐसी कैश काउ सब्सिडियरी बन गई जो मगध को हर साल 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का राजस्व देती थी। क्या बात है। और इसका एक और सामरिक फायदा भी हुआ। कौशल अब मगध और उनके प्रतिद्वंदी राज्य वत्स के बीच एक बफर स्टेट बन गया था। थोड़ा रुकिए, ये जो
बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये काम कैसे करता था? इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत अहम इंसान हैं और आपके आगे एक बड़ा सा बॉडीगार्ड खड़ा है। ठीक है। अब अगर कोई आप पर हमला करेगा तो उसे पहले उस बॉडीगार्ड से लड़ना होगा। कौशल वही बॉडीगार्ड था। अगर कोई पश्चिमी राज्य मगध पर हमला करता तो उसे पहले कौशल से जूझना पड़ता। मतलब बिना खून की एक भी बूंद बहाए अपनी सीमाएं सुरक्षित कर लें। बहुत स्मार्ट। हाँ, और इसके बाद उसने वैशाली की चेलना और मध्य देश की खेमा से भी विवाह किया। इससे उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं भी एकदम सुरक्षित हो गईं। लेकिन मुझे लगता है कि बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, वो इस शांतिपूर्ण कॉर्पोरेट मर्जर वाली थियरी से कुछ खास इंप्रेस नहीं था। बिल्कुल नहीं। अजातशत्रु सत्ता का बहुत भूखा था। उसने राज्यारोहण के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। उसने कूटनीति की जगह आक्रामकता को चुना। हाँ, सोर्सेस बताते हैं कि उसने वैशाली के शक्तिशाली वज्जी संघ के खिलाफ 16 वर्षों तक एक क्रूर युद्ध लड़ा था। 16 साल! इतने लंबे युद्ध के लिए तो बहुत भारी लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं, और इसीलिए उसने पाटलीग्राम में एक सैन्य छावनी और किले का निर्माण करवाया, जो बाद में पाटलिपुत्र बना। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का काल आता है, 413 ईसा पूर्व के आसपास। शिशुनाग ने अवंती जैसे सबसे पुराने दुश्मन को पूरी तरह नष्ट करके मगध में मिला लिया था। हाँ, लेकिन असली खौफनाक मंजर तो तब शुरू हुआ जब नंद वंश ने सत्ता संभाली, 345 ईसा पूर्व में। ओहो, नंद वंश! मतलब इन स्रोतों को पढ़ते हुए भी एक सिहरन सी होती है। महापद्म नंद ने सत्ता ली, जिन्हें पुराणों में सर्वशत्रांतक कहा गया है। यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये पहले गैर क्षत्रिय शासक भी थे, लेकिन नंदवंश की सबसे बड़ी पहचान उनकी वो विशालकाय सेना थी। धनानंद के पास जो सेना थी, उसके आंकड़े तो आज भी हैरान करते हैं। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 युद्ध के हाथी। 3,000 हाथी। मुझे याद आ रहा है, यही वो खौफनाक आंकड़ा था जिसे सुनकर सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से साफ इनकार कर दिया था। बिल्कुल। विश्व विजेता सेना मगध की सेना से बिना लड़े ही पीछे हट गई थी, और उनका डरना जायज भी था। मतलब प्राचीन भारत में हाथी केवल एक जानवर तो थे नहीं, वे उस दौर के सबसे एडवांस्ड मिलिट्री टैंक थे। बाणभट्ट के हर्षचरित में इन युद्ध के हाथियों का जो सटीक वर्णन है ना, उसमें इन्हें गिरिदुर्ग कहा गया है। गिरिदुर्ग यानी मोबाइल हिल फोर्ट या चलता फिरता पहाड़ी किला। लेकिन ये काम कैसे करता था युद्ध में? इसके मैकेनिज्म को समझिए। जब आप किसी शहर पर हमला करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है शहर के भारी भरकम लकड़ी के फाटकों को तोड़ना। हाँ, क्योंकि उस समय तोपों का आविष्कार तो हुआ नहीं था। एग्जैक्टली। ऐसे में हाथियों के मस्तक का उपयोग कुंभकूट की तरह किया जाता था, मतलब एक जीवित बैटरिंग रैम। विशाल हाथी जब पूरी रफ्तार से फाटकों से टकराते थे ना, तो कोई भी दीवार टिक नहीं पाती थी। और मुझे लगता है कि उनकी जो ऊंचाई है, उसका भी एक बड़ा रणनीतिक फायदा होता होगा। बिल्कुल होता था। ये सेनापति के लिए एक सुरक्षित कमांड व्हीकल था। 10-12 फुट की ऊंचाई से युद्ध के मैदान का निरीक्षण करना और अपनी सेना को निर्देश देना बहुत आसान हो जाता था। ये इतना अहम था कि मौर्य काल में बाकायदा गजाध्यक्ष और गुप्त काल में महापीलुपति नाम के एडमिनिस्ट्रेटिव पद होते थे। हाँ, जो सिर्फ इस गज सेना को संभालते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो अपने ही पतन का कारण बन जाती है। सही बात है। धनानंद की अपार शक्ति और उसके अत्याचारों ने ही एक विद्रोह को जन्म दिया। और फिर एंट्री होती है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की 321 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का उदय सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था। सोर्सेस के अनुसार ये भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा शिफ्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को तो उखाड़ी फेंका, साथ ही सेल्यूकस निकेटर को हराकर कूटनीतिक संबंध भी बनाए और मेगास्थनीज का स्वागत किया। और फिर मौर्य वंश में ही सम्राट अशोक आते हैं। सोर्सेज में उनके 261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध का जिक्र है। हाँ, युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष यानी सैन्य विस्तार को त्याग कर धम्म घोष का मार्ग अपना लिया था। अहिंसा और कल्याणकारी नीतियों के लिए शिलालेख भी बनवाए। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? एक साम्राज्य जो खून और तलवारों के दम पर बना हो, वो अचानक अहिंसा की बात करने लगे तो वो ढह क्यों नहीं गया? ये एक शानदार सवाल है। मतलब रातों रात शांति की नीतियां और साम्राज्य फिर भी टिका रहा। वो इसलिए नहीं ढहा क्योंकि धम्म और शांति के संदेश के पीछे एक बहुत ही जटिल और कड़े नियमों वाली ब्यूरोक्रेसी काम कर रही थी। अर्थशास्त्र पर आधारित ये प्रणाली एक पिरामिड की तरह थी। तो ये सेंट्रलाइज्ड प्रशासन का मैकेनिज्म काम कैसे करता था?
वो भी बिना इंटरनेट के। सबसे ऊपर सम्राट था, जिसके पास सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक शक्ति थी। उसके नीचे महामात्र या अमात्य होते थे, जो आज के कैबिनेट मंत्रियों की तरह थे। और पूरे साम्राज्य को 4 प्रमुख प्रांतों में बांटा गया था, है ना? हाँ, जिनका संचालन राजकुमार करते थे। लेकिन इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे रज्जुक। रज्जुक, ये कौन थे? ये जिला स्तर के अधिकारी थे। आप इन्हें आज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर की तरह समझ सकते हैं। इनका काम था राजस्व वसूलना और दैनिक शासन चलाना। बाप रे, इतनी विशाल नौकरशाही और लाखों की सेना, इन सबको वेतन देने के लिए तो अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल, बार्टर सिस्टम से तो इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चल सकता। और यही मगध ने एक आर्थिक क्रांति की, जिसे हम आहत मुद्रा प्रणाली या पंचमार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। आहत मुद्रा मतलब वस्तु विनिमय से मुद्रीकरण तक का सफर। लेकिन ये सिक्के बनते कैसे थे? उस दौर में गोल और एक जैसे सिक्के ढालने की मशीनें तो थी नहीं, तो उन्होंने चांदी की छड़ों को काटकर एक मानक वजन तय किया, 32 रत्ती। 32 रत्ती? ये तो बहुत ही स्मार्ट स्टैंडर्डाइजेशन है। हाँ, रत्ती असल में गुंजा के बीज होते हैं, जिनका वजन हमेशा एक समान होता है। और इन शाही आहत सिक्कों पर राजा का नाम नहीं होता था। अच्छा, तो फिर क्या होता था? इन पर सूर्य, पहाड़ी, पेड़ और जानवरों के 5 प्रतीक आहत या पंच किए जाते थे। ये पंच एक तरह का गवर्नमेंट सील था, जो चांदी की शुद्धता की गारंटी देता था। अमेजिंग। और देखिए, जब किसी समाज में इतनी बड़ी आर्थिक स्थिरता आती है ना, तो लोग पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाने लगते हैं। बिल्कुल, और मगध में हम यही देखते हैं। ये क्षेत्र एक महान सांस्कृतिक क्रांति का केंद्र बन गया था, जिसे श्रमण परंपरा कहते हैं। अगर हम निष्पक्ष रूप से सोर्सेस को देखें, तो एक तरफ रूढ़िवादी वैदिक परंपरा थी, जो जटिल अनुष्ठानों पर टिकी थी, और दूसरी तरफ श्रमण परंपरा थी, जिसने इन कर्मकांडों को चुनौती दी। इसे अगर हम आज के संदर्भ में समझें, तो वैदिक अनुष्ठान एक पुरानी लीगसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह थे, जिसके अपने कठोर नियम थे। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और श्रमण परंपरा एक चैलेंजर स्टार्टअप की तरह थी, जिसका फोकस व्यक्ति अपने ध्यान और अहिंसा पर था। एग्जैक्टली। इसी माहौल में जैन और बौद्ध धर्म का तेजी से विकास हुआ। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म मगध के ही करीब हुआ था। और गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने दोनों धर्मों को राज्याश्रय दिया। और इन सब बदलावों के बीच ना नगद की प्रशासनिक जरूरतें भी बदल रही थीं, जिसका सबसे बड़ा सबूत है राजधानियों का ट्रांसफर। पहले राजधानी राजगृह यानी राजगीर थी, और बाद में उसे पाटलिपुत्र ले जाया गया। राजगृह के बारे में जो पुरातात्विक स्रोत हैं, वो साइक्लोपियन वॉल का जिक्र करते हैं। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक रूप से सुरक्षित शहर था। इसकी सुरक्षा के लिए विशाल पत्थरों से एक दीवार बनाई गई थी, जो दुनिया की सबसे पुरानी चिनाई में से एक है। ये तो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। लेकिन फिर मेरी समझ में एक बात नहीं आती। अजातशत्रु के बेटे उदयन ने इतनी सुरक्षित जगह को छोड़कर राजधानी को नदियों के संगम पर क्यों बसाया? मतलब पहाड़ों की सुरक्षा छोड़कर बाढ़ के खतरे वाले नदी किनारे जाना अजीब लगता है ना? हाँ, ये तो एक बहुत ही रिस्की फैसला लगता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था। राजगृह सुरक्षित था, लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, वो भौगोलिक रूप से एक कोने में पड़ गया। समझ रहा हूँ। संगम पर था। वहां से आप पूरे उत्तर भारत के व्यापार को कंट्रोल कर सकते थे। सुरक्षा से ज्यादा अब इकोनॉमी जरूरी हो गई थी। और पाटलिपुत्र की अपनी इंजीनियरिंग भी तो कमाल थी। मेगास्थनीज ने इसे पालीबोथरा कहा है। ये 15 मील लंबा एक समांतर चतुर्भुज आकार का शहर था, जिसमें 64 द्वार और 570 प्राचीर टावर थे। और सबसे खास बात, इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए लकड़ी की विशाल दीवारें यानी वुडन पैलेसेड्स थीं। लेकिन इतिहास का एक क्रूर नियम है यार, जो इमारत जितनी ऊंची उठती है उसका पतन भी उतना ही भारी होता है। मौर्य साम्राज्य हमेशा के लिए अजेय नहीं रहा। बिल्कुल। 185 ईसा पूर्व में एक सैन्य तख्ता पलट हुआ। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। ये एक बहुत ही हिंसक अंत था। हाँ, लेकिन पुष्यमित्र शुंग का आना उस समय की जरूरत भी थी, क्योंकि इंडो ग्रीक या यवन आक्रमण हो रहे थे। शुंग वंश ने एक प्रकार का ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण भी किया। धनदेव के अयोध्या शिलालेख बताते हैं कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके बाद कण्व वंश आया। फिर सातवाहनों के आक्रमण से सत्ता विखंडित हो गई, लेकिन मगध की राख में अभी भी एक चिंगारी बाकी थी। मतलब ब्रांड वैल्यू कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।
और इसी का फायदा उठाया गुप्त साम्राज्य ने 240 ईस्वी के आसपास। जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनीतिक सत्ता भले ही पहले जैसी न रही हो, लेकिन मगध गणित, खगोल विज्ञान और कला का केंद्र बन गया। आर्यभट्ट जैसे विद्वान यहीं हुए, नालंदा और विक्रमशिला जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बने। लेकिन हर कहानी का एक अंतिम अध्याय होता है। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया तो उसे पाटलिपुत्र के नाम पर केवल खंडहर मिले। उस महान शहर का ऐसा दुखद अंत कैसे हुआ? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। पहला कारण तो भूगोली था। सोन नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, जिससे शहर का व्यापारिक महत्व खत्म हो गया। और जैन ग्रंथ तिथो-गाली-पैनिया के अनुसार भाद्रपद महीने में एक विनाशकारी बाढ़ आई जिसने शहर को डुबो दिया था। प्रकृति के कहर के साथ साथ बाहरी हमले भी हो रहे थे। 5वीं और 6ठी शताब्दी में हूणों के बर्बर आक्रमण हुए। कुमारार की खुदाई में राख की मोटी परतें मिली हैं। और अर्थव्यवस्था भी टूट रही थी। रोमन व्यापार में गिरावट आ चुकी थी। यानी प्राकृतिक आपदाएं और बाहरी हमले किसी भी महाशक्ति को मिट्टी में मिला सकते हैं। ये इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। तो अगर हम मगध के इस पूरे सफर को समेटें तो ये साफ है कि मगध केवल एक साम्राज्य नहीं था, ये आधुनिक भारत का एक वर्किंग ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है और अखंड भारत का एकीकरण कैसे होता है, ये सब मगध ने दुनिया को सिखाया। साथ ही धम्म और अहिंसा का वैश्विक संदेश भी दिया। तो दोस्तों, अगर आपको भारतीय इतिहास की ये मास्टर क्लास और हमारा ये डीप डाइव पसंद आया है तो पॉइंट टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जाने से पहले ना आपके लिए एक सवाल है। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपका पसंदीदा मगध शासक कौन है।